हेलो गाइस, हम हेलो लोग गाइस। एक बार फिर से आ गए। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा, हम लोगों की पहली वीडियो थी वो। और हमारा नया यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स हब, इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा। तो ये हम लोगों के अब यहाँ से मेन चालू होता है चैनल। यहाँ से हमारे चैनल की जर्नी शुरू होती है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आप लोग भी हैं। तो यहाँ से हम लोग चैनल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्योंकि पहली वीडियो में तो हम लोगों ने हमारे बारे में बताया, सिर्फ हमारा ये यहाँ से है, हम लोग इंदौर से हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं। और ये चैनल की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ से। और अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि स्पोर्ट्स को लेकर के। और हमने जैसा कि पहली वीडियो के एंड में हम लोगों ने बताया था कि अभी चल रही है रिसेंट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, जिसका एक टेस्ट मैच खत्म हो गया और इंडिया उसमें बहुत बुरी तरीके से हार दूसरा चुकी है। टेस्ट मैच कल से चालू होने वाला है पुणे में। हाँ, पुणे में खेला जाने वाला है। पुणे जो कि ट्रेडिशनली थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली विकेट है, टर्निंग विकेट। आपको पता ही होगा 2017 की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे हम। 2017 की पहला टेस्ट मैच जिसमें स्टीव स्मिथ ने बहुत बड़ा शतक स्टीव किया स्मिथ था। ने सेंचुरी मारी थी। और ओकीफ ने 12 विकेट लिए थे उस मैच में। 6 विकेट दोनों इनिंग में लिए थे, 12 विकेट उन्होंने लिए थे। तो एक ये स्पिन विकेट पे जो है होने वाला है ये दूसरा टेस्ट मैच, जो कि पहले अब बहुत टाइम के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडिया में प्रेशर में बहुत काफी लंबे समय का। और लोग न्यूज में भी बता रहे हैं कि जैसे न्यूजीलैंड वो टीम बन सकती है जो इतिहास रच दे, जो पिछले 12 सालों से इंडिया में नहीं हुआ, वो हो सकता है। देखते हैं पिच किस हिसाब से बनाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, यदि तो 12 सालों में इंडिया में कोई सीरीज हारी नहीं है, लेकिन 12 सालों में इंडिया में कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ भी नहीं हुई है। बहुत बड़ी बात है। कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ भी नहीं हुई है। यहाँ से मतलब जो 12 सालों में हारा नहीं है वो तो सभी को पता है, लेकिन 12 सालों में कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ भी नहीं, सब इंडिया जीती। तो यदि ये सीरीज ड्रॉ भी होती है, जैसे कि अभी 1-0 से न्यूजीलैंड आ गए, तो भी न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है। 1-1 यदि कर देते और एक टेस्ट मैच किसी भी कारण ड्रॉ हो जाता, तो ये ड्रॉ भी बहुत बड़ी बात होगी। सही, ड्रॉ भी उनके लिए किसी जीत से करती है न्यूजीलैंड के लिए। ये बहुत बड़ी सीरीज अब लग रही है, क्योंकि पहले सीरीज के पहले किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इंडिया न्यूजीलैंड हार भी सकती। और जो पहले सेशन में उस दिन जो हुआ, पहले और दूसरे सेशन में बस वो वहीं पे कहानी पूरी पलट गई। टेंड्री और उर्की के द्वारा 46 रन पे इंडिया ऑल आउट हुई। सही बात है। 46 का टोटल। और उसके बाद फिर कमबैक किया भी इंडिया ने, लेकिन उतना मौका मिल नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने जो लीड ली वो 356 रनों की लीड ली। 400 बड़ी लीड हो गई थी। 402 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद में भी आखिरी में सऊदी के वो 65 रन हमें बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। वो टर्निंग पॉइंट मैच का हुआ, जो वहां से भी जब 7 विकेट उनके गिर गए थे, तो इंडिया गेम में था। लेकिन जो ये आप रविंद्र से उम्मीद कर सकते हैं कि वो बल्लेबाज है, पर आपको सऊदी के सामने तो अच्छी फील्ड प्लेसमेंट लगानी चाहिए। 8 विकेट पार्टनरशिप जो 135 की हुई, 8 विकेट पार्टनरशिप, वो बहुत ज्यादा भारी पड़ी। और उसके कारण ही मैच वहां से निकल गया। कहीं ऐसे स्पोर्ट्स एनालिसिस को देख भी रहा था मैं, तो उसमें वो लोग बता रहे थे कि जो ये 8 विकेट पार्टनरशिप जो रही, गेम का टर्निंग पॉइंट तो मेन ये रहा। तो वो पार्टनरशिप जो थी वो गेम को निकालने में सबसे बड़ा एक योगदान है। और भी ऐसे पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट तो मैच में टेस्ट मैच में बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक वो पॉइंट जो था, जो पार्टनरशिप हुई 8 विकेट, अगर वो 135 की पार्टनरशिप नहीं होती वहां पे, अगर वो पार्टनरशिप 50 से 60 रन की होती तो लगभग 60-70 रन ज्यादा इंडिया के पास होते, तो फिर न्यूजीलैंड को चेस करना इतना आसान होता है। जो और आप एक बॉलर से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतने रन बना देंगे, पर फिर भी सऊदी का आपको पता है कि उन्होंने कितने सिक्सेस भी मारे हुए न्यूजीलैंड में। और अभी जो करंट की न्यूजीलैंड टीम है, उसमें लेथम के बाद सबसे ज्यादा रन गेटर है वो। कितनी बड़ी बात है। सही बात है। विलियमसन और लेथम वही। और न्यूजीलैंड बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, 100 प्लस टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। 2010-9 से खेल रहे हैं वो टेस्ट मैच। सही बात है। खिलाड़ी टीम सऊदी। कप्तानी भी अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने छोड़ी है। तो श्रीलंका में जो 2 टेस्ट मैच वहां पे वो हारे, उसके बहुत बाद बुरी तरह से हारे थे, छोड़ दी। अभी लेथम उनके परमानेंट कप्तान है। अभी ऐसा देख के लग रहा है कि लेथम को लंबी रॉक दी जा सकती है। तो अभी ये जो कल से टेस्ट मैच होने वाला है, सेकंड टेस्ट मैच सुबह 2:30 बजे चालू हो जाता है इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और टॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। टॉस तो आपको पता है कि इंडिया में अगर आप खेल रहे हैं तो टॉस जीतो मैच जीतो का कॉन्सेप्ट जैसा। और टर्निंग विकेट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात, क्योंकि टर्निंग विकेट चौथी इनिंग आजकल इंडिया में कौन खेलना चाहेगा, मतलब बहुत मुश्किल है अगर आप टर्निंग विकेट पे खेल रहे हो तो। वो तो यहाँ पर तो 150 रन भी मतलब एक वो है कि अगर आपने बना ली चौथी इनिंग में टर्निंग अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत जाएगी तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है ये पूरी सीरीज के लिए, क्योंकि
सीरीज दाव पे लग जाएगी, सीरीज दाव पे लग जाएगी, क्योंकि 4th इनिंग आपको खेलना है। न्यूजीलैंड इतनी आसानी से अब छोड़ता नहीं है। सही। तो वही टॉस जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है, टॉस रहेगा बॉस जो बोलते हैं, सही है, इम्पोर्टेंट है। और जो उसके साथ में फिर डिपेंड करेगा कि क्या होता है। वैसे तो टॉस जीत के आप स्पिन विकेट पे तो बल्लेबाजी ही करेंगे, बैटिंग ही करते हैं। तो पर अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि स्पिन विकेट ही होगा, ये भी जरूरी क्या नहीं पता है इंडिया सही कुछ बात है। फेर बदल कर ले और सही बात है। सोचे कि इस मैच को अपन ड्रॉ कर लेते हैं या फिर कुछ और सोच हो, तो हो सकता है कि वो फ्लैट विकेट भी दे दे। तो क्या मतलब अगर स्पिन विकेट रहता है तो क्या प्लेइंग 11 इंडिया खिला सकता है? देखिए अगर स्पिन विकेट रहता है तो सीधी सी बात है, शुभमन गिल वापसी कर रहे हैं या नहीं? शुभमन गिल की अभी फिटनेस के ऊपर है, अभी आप कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। वैसे पिछले मैच में देखा गया था कि वो प्रैक्टिस तो कर रहे थे, जैसे मैच खत्म हुआ था उसके बाद से नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हो सकता है कि मेरे हिसाब से फिट हो गए होंगे वो। और शुभमन गिल अगर आते हैं टीम में वापस तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि हम केएल राहुल या सरफराज में से किसी एक को बाहर बिठाना। सरफराज तो बाहर मुश्किल लग रहा है क्योंकि उन्होंने 150 मार दिया था। केएल राहुल की मुश्किल हो जाएगी। बाकी आप रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल रहेगी, फिर उसके बाद शुभमन गिल अगर आ गए तो वो फिर विराट कोहली, सरफराज या ऋषभ, जो भी दोनों में से 5 या 6 पे उतरना चाहे। फिर स्पिनर रहेंगे, अगर स्पिन रहता है तो जडेजा, अश्विन और शायद कुलदीप यादव भी खेल सकते हैं। हाँ 3 स्पिनर। अगर पेस विकेट रहता तो जडेजा, अश्विन खेलेंगे शायद। फिर आप आकाशदीप को खिला सकते हैं, आकाशदीप खिला सकते हैं पेसर के तौर पे आकाशदीप को। तो पिछले मैच में एक पेसर की कमी इंडिया को बहुत सही ज्यादा बात है, है। क्योंकि आप देखें तो बुमराह ने अच्छी बॉलिंग करी लेकिन सिराज वो इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रहे। और उसके बाद में आपके पास जो है सिराज के अलावा आकाशदीप में भी आपको जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज होने वाली है डाउन अंडर, तो उसके लिए फिर आपको पेसर, आपको एक बैकअप पेसर का ऑप्शन होना जरूरी है। तैयार कर लिया इंडिया ने, आकाशदीप को कर लिया है। उसके अलावा अभी मोहम्मद शमी की भी न्यूज आई है कि वो फिट हो चुके हैं, मतलब प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। हो सकता है बीजीटी के लिए अवेलेबल हो जाए वो सिलेक्शन के लिए। वही बड़े-बड़े इवेंट है और उसके लिए अभी देखिए पर बीजीटी के लिए तो हमें बहुत जरूरत है मोहम्मद शमी की। बीजीटी के लिए मोहम्मद शमी की बहुत जरूरत है क्योंकि उनके बिना ऑस्ट्रेलिया में जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो हमारी पहले जो सीरीज हुई थी, जो पिछली बार हम 2018 वाली, वो उसमें मोहम्मद शमी का जीत में बहुत बड़ा योगदान था। और जो 2020 वाली जो हुई थी 21 वाली, उसमें तो वो उसमें वो 36 ऑल आउट चीज में हुए थे, उसमें वो लास्ट में उनको बॉल लग गई, फिर वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए। तो वो एक बहुत बड़ा काम हो गया। सही बात है। मोहम्मद शमी का फिट होना बहुत जरूरी। अब आकाशदीप है अपने पास गेंदबाज, उसके अलावा पर फिर भी कृष्णा मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि एक आपके पास अगर ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो कम से कम 5 अच्छे पेसर होना चाहिए। मुकेश कुमार एक अच्छा पेसर है। हाँ मुकेश कुमार को खिला सकते हैं। मुकेश कुमार बहुत अच्छा यंग टैलेंट है, वो बहुत तेज, जिस तरीके से 150-152 उन्होंने अभी T20 में भी जिस तरीके से अपना वो डेब्यू करा था बहुत इम्प्रेसिव साबित हुए थे वो। बस अभी वो फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए स्पीड इतनी क्लिक नहीं कर रहे थे 150 तक, 140-145 तक, पर फिर भी उनका इफेक्टिवनेस साबित हो रही थी। आपने आईपीएल में देखा स्टीव स्मिथ ने एक बयान दिया था कि हमको बीजीटी में अगर मुकेश कुमार आते हैं तो बहुत खेलने में इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वो जो पेसर है, मयंक यादव नाम है उनका। मुकेश कुमार नहीं, मयंक यादव है और बहुत ही बढ़िया पेसर है, बहुत फास्ट डालते हैं। तो स्टीव स्मिथ ने उनका बोला था कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया आते हैं और बीजीटी में खेलते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनके पास एक बहुत बढ़िया पेस है जो जनरली ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से सूट भी करेगी, अच्छा होता है। और ऑस्ट्रेलिया वाले जो फास्ट पेस वाले बॉलर होते हैं, सही बात है, वो इसी चीज को यूज करते हैं। पर आपको एक बार देखने वाली बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया वाले हमेशा बीजीटी के पहले माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं। ये उनकी आदत है, ये उनका बहुत पहले से ही है, पहले से। और ये सिर्फ बीजीटी में नहीं, वो एशियन वीक के पहले भी खेलते हैं, जितनी बड़ी सीरीज उनकी होती है। मतलब वो एक सामने वाले को बताते हैं कि आपकी कोशिश, आप फेवरेट्स हैं और वो धीरे से अपना काम करके ये वर्ल्ड कप में भी देखा होगा आपने, पुराने ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स कितने कहते हैं कि इंडिया फेवरेट्स है, फिर बाद में जब इंडिया बाहर हो जाती है तो फिर वही बोलते हैं कि इंडिया ने वो नहीं करा परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये अब होने लगा है, पहले तो वो मतलब शुरू से किसी भी तरह से दबाव बनाने की कोशिश में करते थे कि मतलब सामने वाली टीम को फेवरेट्स तो पहले वो खेल से करते थे, अब उन्होंने दिमाग से भी खेलना शुरू कर दिया है। अब वो बहुत मतलब बयानबाजी उनकी चलती है हर तरह की। अभी भी कई ऑस्ट्रेलिया इंडिया का भी पता है आपको, कई फॉरवर्ड क्रिकेटर्स का भी आ रहे हैं कि इतने से ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, जो भी व्हाटएवर उनकी थिंकिंग है 3-2 या 4-1 या जो भी, तो वो सबका अपना अपना उनका आ रहा है। एक चीज ये भी है। तो फिलहाल अभी अपन बात करते हैं जो करंट सीरीज अपनी चल रही है,
उसमें अपन जो बीजीटी में भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी, कौन सा प्लेयर आ रहा है, कौन सा प्लेयर फिट हो रहा है। और अभी जो एक करंटली टेस्ट में चल रहा है आज, उसमें साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश में चल रहा है। बढ़िया टेस्ट में चल रहा है। और साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में लीड ली, 200 रनों की लीड ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे जहाँ तक ध्यान है बहुत अच्छी मेहदी हसन मिराज ने और एक और उनके साथ कोई बैट्समैन नईम करके उन्होंने बहुत बढ़िया पार्टनरशिप की। और बांग्लादेश लास्ट मुझे जहाँ तक ध्यान है अगर 275 कुछ रन बना ली थी 7 विकेट में उन्होंने। देख लेता हूँ मैं वो उसमें भी मेहदी हसन भी 85 नॉट आउट पर खेल रहे हैं। बहुत बड़ा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेहदी हसन भी पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा उभर कर आए हैं बांग्लादेश के लिए और एक काबिल तारीफ ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं। बांग्लादेश की हिस्ट्री रही है, पहले शाकिब अल हसन ने उन्हें इतने साल तक सर्व किया, 7 विकेट पे 283 अभी बांग्लादेश है, मतलब 81 रन की लीड है, 7 विकेट गिर गए। हालांकि थोड़ा साउथ अफ्रीका के जीतने के तो चांसेस ज्यादा ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बढ़िया वापसी करी। कागिसो रबाडा ने 4 विकेट लिए सेकंड इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने 3 विकेट लिए थे। कागिसो रबाडा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो ऐसा नहीं है कि सब कॉन्टिनेंट में आके ढेर हो जाएंगे। और अभी करंटली एक मैच इनका भी चल रहा है श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज, जो कि अभी चल रहा है, वनडे मैच चल रहा है। तो वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक है। श्रीलंका के जीतने के चांसेस 189 पे ऑल आउट हो गई है वेस्ट इंडीज। 4 विकेट 1 इन 2 असरंगा ने लिए। और श्रीलंका में तो आपको पता ही है, सीधी सी बात है, महिंद्र असरंगा के 3 मैच की सीरीज 10 के ऊपर ही विकेट होना है। वो बढ़िया गेंदबाज है। तो ये ओवरऑल काबी का है, और इसके बाद में फिर अपन जैसा अपडेट होता है उसको करेंगे। पर गाइस आप एक और न्यूज दे देते हैं आपको। आज एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है वर्ल्ड क्रिकेट में। जिम्बाब्वे जिससे जो हमेशा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाती थी, आज उन्होंने खुद ने कायम किया है। इसको एक बार डिटेल में देख लीजिए। जहां तक मुझे पता 300 के ऊपर T20 में गाइस इसको बनाना बहुत बड़ी बात है। 344 रन बनाए 20 ओवर में, 344 रन, जितने ओडीआई में बहुत काफी रन रहते हैं। तो उनके कप्तान सिकंदर रजा ने 133 रन बनाए 43 बॉल में, बहुत बड़ी बात। 15 छक्के और 7 चौके, 133 रन 344 रन जिम्बाब्वे ने बनाए। उनका मैच हालांकि अगेंस्ट एसोसिएट नेशन गाम्बिया के अगेंस्ट था, जाम्बिया जो भी बोले। पर आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते किसके खिलाफ था। रिकॉर्ड होता है, वो कहीं भी बने, वो रिकॉर्ड होता है। वो तो जैसे अभी पिछला मैच था नेपाल का, जो इंडिया उस दिन तोड़ सकती थी, जब इंडिया 297 पर पहुंच गई थी, पर एक ओवर और होता उस दिन तो इंडिया रिकॉर्ड तोड़ देती। जैसे एक और रिकॉर्ड है, बाबर आजम की लास्ट सेंचुरी नेपाल के खिलाफ है, वो बाबर आजम की नेपाल के खिलाफ ही रहेगी। रिकॉर्ड होता है, वो तो सही बात है। भले उन्होंने एसोसिएट नेशन के खिलाफ एक सेंचुरी मारी, पर वो सेंचुरी उन्होंने नेपाल के खिलाफ इफ्तिखार अहमद ने, उन्होंने दोनों सेंचुरी मारी थी। सही बात है। एशिया कप में उसको भी कम से कम 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया उसको, 1 साल से ज्यादा हो गया। और आप देख सकते हैं 1 साल से शतक नहीं लगाई है बाबर आजम ने ओडीआई क्रिकेट में, पर फिर भी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर अभी भी वो काबिज है। ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। वो उनका एक अलग है, वो तो अब उनका क्या कह सकते हैं, मतलब चल रहा है उनका काम। देखिए, पर इसमें मेजर फैक्टर ये भी कि अभी ओडीआई हो भी नहीं रहे ज्यादा, तो ओडीआई रैंकिंग में कोई इतना फेरबदल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी ये अपडेट है। कल टेस्ट में चालू होगा सुबह, और फिर उसके बाद आगे के हम लोग अपडेट्स आपको मिलती रहेगी गाइस। ठीक है सर, तो चैनल को बोल दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना प्यार दिखाएंगे उतना ही हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। सो गाइस, हमारी फर्स्ट वीडियो को अब हम यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके।